میرا ना और सिर्फ मेरा ही नहीं, ऑन का भी। इसकी गुर्राती आवाज़ में शदीद सदमे की इंतहाओं का टूट पड़ता असर था। ऑन का, अम्मी ने धीमी आवाज़ में दोहराया। तो क्या ऑन का नुकसान नहीं हुआ? वो जैसे चीख पड़ी थी, वो जो इस दिन से चिल्ला चिल्ला कर आप सबको यकीन दिला रहा है कि वो बेकसूर है। इसका कोई जुर्म नहीं, ये तमाम साजिश है। आप में से किसी तक ऑन की आवाज़ नहीं पहुंच रही। ये लोग ऑन की क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते? वो बावला है क्या? वो पागल है? नहीं ना। तो फिर इसकी बात कोई क्यों नहीं सुनता? इसलिए ना कि वो सच्चा है और सब जानते हैं वो सच्चा है, वो सच बोल रहा है। इसका मारो तो क्या किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये झूठी बकवास थी, बहतान था, सरासर इल्ज़ाम था। लेकिन ताया हरगिज़ नहीं माने, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते थे। वो उनको नीचा दिखाना चाहते थे। इन्हें उनको नीचा दिखाने का मौका मिल गया था, क्योंकि इसने कहा था फरीहा से शादी के बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वहाँ पीएचडी करूंगा और कोई ढंग की बाइज्जत जॉब करूंगा। तब ताया को लगा वो वाकई ऐसा कर लेगा, दुकानदारी छोड़ जाएगा। बाप बेटे में इख्तलाफात तो शुरू से थे, मज़ीद भी बढ़ते जा रहे थे। फिर ताया को मौका मिल गया ऑन को जलील करने का। इसे अपने ज़ेरे दस्त रखने, दबाव में करने के लिए उन्होंने हमेशा इस पर चढ़ाई की थी। उन्होंने तब भी चढ़ाई कर दी और इससे हर तरह से टॉर्चर करके अपना मतलब पूरा कर लिया। माहरो का इन तक आना एक बहाना था। दरअसल वो चाहते थे कि माहरो जैसी अमीर लड़की को ऑन से ब्याह दें, ताकि इसकी दौलत उनके हाथ आ जाए। सारी ना सही, आधी तो आ जाती। फिर ऑन के इश्क में वो मरी भी जा रही थी। ताया ताई की प्लानिंग खुद ब खुद कामयाब हो गई थी। इन्हें तरद्दुद ही नहीं करना पड़ा था। बस ये था कि ऑन को मनाना मुश्किल था। इसके लिए माहरो का शातराना जहन बेहतरीन चाल चल सकता था। सो माहरो ने अपनी गंदी और सतही सोच के मुताबिक अपने ऊपर ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर ऑन को हासिल कर लिया था, क्योंकि ऐसे लोग मोहब्बत और जंग में सब जायज़ समझते हैं। तो फिर बताएं, इसमें ऑन का क्या कसूर निकलता है? मेरा दिल गवाही देता है वो सच्चा था और सच्चा है। इसने कुछ गलत नहीं किया। फरीहा बात के इख्तिताम पे लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। इतनी सी कोशिश में वो थक चुकी थी। सारी भड़ास निकाल देने के बाद अंदर भी खाली हो गया था। यूँ लगा वो दूर दूर तक हर बोझ से आज़ाद हो चुकी है, हर गुबार से निजात मिल गई है। और इधर फरीहा की अम्मी हक्का बक्का रह गई थी। इन्हें समझ आ गई थी उनकी ज़हीन बेटी इतने दिनों से तिकोन कमरे में बैठकर सोग मनाने के साथ साथ पूरी बारीकी और गहराई से मुशाहिदा कर रही थी। सारे हालात को असर नौ देखते हुए और भाई भाभी जी के माहरों के साथ मुशफ़िकाना रवैये को मद्देनज़र रख के इन्हें 100% फरीहा की बातों पर यकीन आ गया था। बिल्कुल ठीक कह रही थी, उनका दिल तस्लीम कर गया था। अगर आप ऑन का रवैया देखें तो समझ जाएं, इसके माहरों साथ चोरी छुपे के ताल्लुकात होते तो वह जायज़ तरीके से माहरों के मिल जाने पे शादियाने बजाता, खुश होता, सरशार होता। लेकिन मैं ऑन को अंदर तक से जानती हूँ। वो हुस्न से ज़ेर होने वाला नहीं, वो दौलत के सामने घुटने टेक देने वाला भी नहीं, ना वो जहानत से मुतासिर होता है। इसे हर चीज़ को एक तरफ रख कर शराफत और किरदार की पुख्तगी से मोहब्बत है। इसे मुतासिर करने के लिए शराफत, नजाबत, इखलाक, किरदार और सुघड़ापी की ज़रूरत है। और माहर व सरफराज में तमाम खूबियाँ सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। वो इन चीज़ों में कोरी है। तो फिर वो लम्हा भर के लिए रुक गई थी। इसकी आवाज़ से आंसुओं की नमी का असर ख़त्म हो गया था। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, एक अजीब सी चमक थी। फरीहा की अम्मी कुछ चौंक गई थी, जैसे इस चमक को समझने के बाद बोलना चाहती थी। फिर उन्होंने इस तासुर को खोज लिया था। तो फिर ये कि माहरों को यहाँ से किक आउट होने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे। वो जैसे तूफ़ानी अंदाज में आई थी, ऐसी तूफ़ानी अंदाज में उड़ते हुए बगौलों में लिपटती हुई दफ़ा हो जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मैं ऑन अब्बास को जानती हूँ, वो अपनी ज़िल्लत को उम्र भर भुलाने वाला नहीं है, और ना वो माहरों से रिश्ता निभाने वाला है। माहरों को जाना था, जाना है, और वो जाके रहेगी। वो जिस तरह से मेरी हर चीज़ पर कब्ज़ा जमा कर बैठी है, मैं इसका कब्ज़ा उखाड़ने में लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, चाहे मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े। और ये इसके अदले का बदला होगा, बराबरी का हिसाब, ना जुल्म, ना गुनाह और ना ज़्यादती। फरीहा के इरादे पुख्ता थे, अंदाज अटल थे, लहजा मुस्तहकम था, और आँखों में कुछ कर दिखाने की, अपनी तौहीन का बदला लेने की चमक सांप की तरह फुनकारती नज़र आ रही थी। फरीहा की अम्मी भी दंग रह गई थी। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। कैसे होगा? तुम क्या करोगी? उनकी आंखों का सवाल फरीहा की आंखों तक पहुंच चुका था। ऑन बेएतबार हो चुका है।
इसका अपने घर वालों पे भी एतमाद नहीं रहा। वो ख़ुद को अकेला तन्हा समझ रहा है। मैं इसका एतबार वापस लाऊंगी, इसका एतमाद वापस लाऊंगी। मैं इसे यकीन दिलाऊंगी वो गलत नहीं, झूठा नहीं, बुरा नहीं, बेकिरदार नहीं। इसके साथ धोखा हुआ, धोखा किया गया। मैं इसका एतबार बहाल करूंगी और तब वो किसी भी महरों को भूल जाएगा, छोड़ देगा और देखिएगा ऐसे ही होगा। मैं ऐसा ही करूंगी। फरीहा की आवाज़ धीमी होकर मासूम हो गई थी। इसके चेहरे पे सुकून की लकीर खींच रही थी, ऐसा सुकून जो फरीहा से गुम हो चुका था, गायब हो चुका था, खो चुका था। वह वापस आ रहा था, लौट रहा था। और फिर नामुवाफिक होती हवाओं को फरीहा ने अपनी जहानत से मुवाफिक कर लिया था। अब के मुकाबला बड़ा सख्त था। अगर महरों के पास हुस्न की फरावानी थी तो फरीहा के पास जहानत का ख़जाना था। गेम सख्त भी थी, मुश्किल भी थी। जहानत और हुस्न का कोई जोड़ नहीं बनता था, लेकिन यहाँ दोनों का तसादुम होने वाला था, टकराव होने वाला था। दुनिया की किसी भी मीज़ान पे हुस्न और जहानत को इकट्ठा रख के तोला जाए तो यकीनी तौर पर जहानत जीत जाती, हुस्न हार जाता। और यहाँ हुस्न और जहानत के आपस में ठन गई थी। जीत किसकी होती ये वक्त पे फैसला छोड़ दिया गया था, क्योंकि सुबह बनारस जैसी एक सवेर में फरीहा ने मोती और चमेली की कलियां चुनते हुए जॉगिंग ट्रैक से लौटते ऑन का रास्ता रोक लिया था। ऑन बिल्कुल ऐसी मुंजमिद हो गया था जैसे अपने निकाह के वक्त मुंजमिद हो गया था या बाप के इल्ज़ामात पे मुंजमिद हो गया था। इसे यकीन नहीं आया था कि फरीहा इसके सामने थी, और बिल्कुल पहले वाली फरीहा के रूप में सामने थी। इसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई बेजारी, कोई शिकवा, कोई सवाल या कोई नफ़रत नहीं थी। और इसकी हैरानगी, ताज्जुब और शौक की कैफियत को अस खुद फरीहा ने तोड़ दिया था। वो मुस्कुराई तो उनको लगा नसीम सहर भी मुस्कुरा दी थी। इसने अपने अज़ली दिलकश ठहरे हुए पुरसकून लहजे में बात की तो यूँ लगा सारे कलाम इन अल्फाज के सामने हीच हैं। फिर इसने अपने लफ्ज़ों की जादूगरी का सहर फूंका था इस अंदाज में कि उनका रुआं रुआं इसका मशकूर हो गया। इसकी आंखों में मुसर्रत और यकीन का पहला दिया टिमटिमाया था। गोया खुद भी एक कान नहीं था कि फरीहा इसका इतबार करेगी, इसका यकीन करेगी, इसे सच्चा समझेगी। और जब फरीहा ने अपनी यकीन की सहर अंगेज़ी से इसे मशहूर कर दिया तो आन अब्बास की सुर्ख आंखों के डोरों में खुशी की नन्ही लकीर उभर कर सामने आ गई थी। इसके वजी सफ़ेद बेइंतहा सफ़ेद चेहरे पे तमाज़त उमड़ आई थी। खुशी, एतबार और एतमाद की तपिश से इसके रुखसार पर हिद्दत हो चुके थे, क्योंकि फरीहा के इन अल्फाज का दुनिया में कोई मोल नहीं था, कोई कीमत नहीं थी। मैं जानती हूँ ऑन, तुम क्या थे, क्या हो, कितने सच्चे थे, कितने सच्चे हो। मैं कल भी तुम पे एतबार करती थी, आज भी करती हूँ। इसे अचानक ही फरीहा के एतबार का सहारा मिल गया था। फिर वो इसे हर गिल्ड से निकालती गई थी। इसके कर्ब, तकलीफ़, अजियत, बेतबारी के लगे हर घाव, हर ज़ख्म पे एतबार, नरमी, एतमाद और भरोसे के फाहे रखती गई थी। और फिर चंद ही लम्हों में वो पुराने ऑन और फरीहा बन गए थे, जैसे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। फिर बहुत से लम्हे सरक गए थे। वो बातों बातों में पुराना वक्त लौटा लाई थी। वही बातें, वही किस्से। मान फरीहा को खड़े खड़े ख्याल आया, और ये ख्याल महज ख्याल नहीं था, वो लाए अमल था जो इसके जहन ने तैयार कर रखा था। ऑन, मैं जानती हूँ तुम पिछले बहुत दिन से खाना नाश्ता बाहर से करते हो। घर वालों से नाराज़गी है, खाने से नहीं। आइंदा तुम हरगिज़ खाना बाहर नहीं खाओगे, वादा करो। फरीहा के धौंस भरे लहजे से खाइफ होकर वह ऐसी राम हो गया था जैसे कभी बहुत पहले हो जाया करता था। वादा। ऑन ने बड़े तल्ख तरीन दिनों की तमाम तलखी को झटक कर मुस्कुराते हुए वादा कर लिया था। गो के मुस्कुराना बहुत मुश्किल मरहला था। इतने दिनों की कशीदगी के बाद मुस्कुराहट की वापसी कुछ अजनबी भी लग रही थी। फिर भी फरीहा ने जो इसे हफ्ते अकलीम की दौलत देकर इसे इसकी अपनी नज़रों में सुरखरू करके खुशी से नवाजा था, इस मुसर्रत और ज़माने भर की खुशी के सामने हर चीज़ नीच और हीच थी। लेकिन एक शर्त भी है। ऑन ने दबे दबे जोश और सरखुशी से कहा, कौन सी शर्त? फरीहा लम्हा भर के लिए ठिठक गई थी। पहले की तरह नाश्ता और खाना तुम बनाओगी? सिर्फ बनाऊंगी नहीं, तुम्हें खिलाऊंगी भी। इसने अपनी बात पे जोर दिया था। ऑन ने समझकर इस बात में सर हिलाया था। फिर वो मुस्कुराती फरीहा को देखने लगा, जो हाथ में मौजूद कलियों को इसकी सिमत बढ़ा रही थी। अपने कमरे में रख लेना, इसने याद दहानी करवाई। तुम खुद रख देना, पहले भी तो रखती थी, और इस बात को कोई लंबा अरसा भी नहीं गुजरा। ऑन ने सादगी भरी धौंस से कहा था। फरीहा ने कुछ सोच कर हामी भर ली थी।
پھر ایک نظر سبز دریچے پر ڈالی جس کی کھڑکی پہ سفید پھولوں کی بیلیں لدی تھی، اور وہاں پہ ایک چمکتا دودیا چہرہ بھی جھانک رہا تھا، اور اس چہرے پر تعجب، حیرانگی، دبے دبے غصے کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ فریحہ نے ہونٹوں کے کناروں سے چھلک پڑتی مسکراہٹ کو دبا کر اون کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھٹنوں کے بل جھکتا ہوا فریحہ کے ہاتھ سے سفید کلی کو تھام کر بڑی عقیدت مندانہ اور تشکرانہ نظر کے ساتھ اس کی طرف موتیے کی کلی بڑھاتا بہت ملائمت سے بولا، مجھ پہ اعتبار کرنے کا شکریہ فریحہ۔ سبز دریچے سے جھانکتے اس چہرے کی آنکھوں میں غصے اور ناگواری کے شعلے امٹ ڈمٹ کر نکل رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے کا سارا غیظ ابلتا ہوا باہر نکل آئے گا۔ اس کے چہرے پہ خفیف سی سرخی چھا رہی تھی جو بہت پرحدت گرماہٹ میں بدلتی چلی گئی۔ اس نے زوردار دھماکے کے ساتھ کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیجتی روم میں ٹہلنے لگی، رہ رہ کر وہی منظر آنکھوں کے سامنے عکس بنا رہا تھا جس سے اچانک ماہروں کو چابک مارنے جیسی تکلیف اور اذیت سے گزارا تھا۔ ٹہل ٹہل کر وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک دن بھی مسکرا کر بات نہیں کی، ہنس کے نہیں دیکھا، نرمی سے نہیں بولا، اور اس سابقہ منگیتر سے کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا جیسے عمر بھر کے لیے ساری مسکراہٹیں اسے دے دینا چاہتا ہوں۔ مجھ سے تو بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ وہ چلتے چلتے اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی اور اسے پھول دے رہا تھا، اور مجھے ایک گجرا نہیں لے کر دیا، ایک پتی تک نہیں دی گلاب کی، اور اسے مسکرا کر موتی کی کلیاں دے رہا تھا اس قدر تعظیم کے ساتھ جیسے وہ دیوی ہو۔ اس کے چرنوں میں بیٹھنے کی کسر رہ گئی تھی، کلس کلس کر خاک ہو رہی تھی۔ بار بار غصے کے عالم میں بالوں کو جھٹکتی تو لمبے بالوں میں لہریں سی اٹھنے لگتی۔ میرے سامنے ہنستے ہوئے آگ لگ جاتی ہے، کنجوس بھوکا، ہنس بھی نہیں سکتا۔ اس نے آنکھوں کو مسل مسل کر بمشکل دیکھا، پھر بھی کچھ گیلا گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ مان دروازہ کھلا اور اون گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ کل وہی سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ اندر تک جل گئی۔ اتنے دن سے سڑا بوسا منہ بنا رکھا تھا، آج فریحہ کیا نظر آ گئی، منہ سے پھول گر پڑے۔ وہ اب بھی گنگنا رہا تھا، اور مقام حیرت یہ تھا ماہروں کو دیکھ کر بھی اس کی گنگناہٹ ختم نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو اس کی شکل پہ نظر پڑتے ہی اور ان کی تیوریاں چڑھ جاتی تھیں، اور آج یقیناً یہ مسکراہٹیں اور گنگناہٹیں فریحہ کے طفیل نظر آ رہی تھیں۔ فریحہ کو دیکھ کر تاثرات خوشگوار ہو گئے تھے، جیسے موسم بہار آیا ہو یا صحرا میں پھول کھل گئے ہوں۔ جانے فریحہ نے کانوں میں کیا اس بھوکا تھا، اون تو لمحوں میں سلتا پا خوشگواریت کا مرکب بن چکا تھا۔ آخر فریحہ کے سوگواریت اور غم کے دن تمام ہو گئے تھے، پھر گوشہ نشینی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ فارم میں آ رہی تھی، اور یہ ماہروں کے لیے خوشگوار عمل نہیں تھا۔ اتنے دنوں کے غیظ و غضب کے بعد یہ انداز قاتلانہ دل دھڑکانے کے مترادف تھے۔ وہ جو ایک ٹک اون کو دیکھے جا رہی تھی، اچانک اس کے رخ روشن کو اپنی طرف مڑتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر ذرا گڑبڑا کر اس نے نگاہیں پھیری تھی۔ نظر لگانی تھی کیا؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑائی۔ تو پھر مجھے گھولنے کا مطلب؟ وہ بال کی کھال اتار دیتا تھا۔ ماہروں نے بھی چند لمحے سوچا تھا، پھر جیسے دل کی جلن زبان پر آ گئی تھی۔ میں تو اس مسکراہٹ کی وجہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی، اس نے کچھ دیر پہلے والے منظر پہ چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا، تولیے سے پسینہ پہنچتا گردن اور چہرہ رگڑتا اون کو چونک گیا۔ جیسے میں تو بڑا تمہیں بتا دوں گا۔ اس نے گہرا طنز کیا۔ بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے، جو کچھ آنکھوں سے خود دیکھ لیا جائے۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے تلخ سی ہو گئی تھی۔ ابھی تک وہی منظر آنکھوں میں چبھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اون کی وہی مسکراہٹ نوچ کھسوٹ لے جو کچھ دیر پہلے ماہروں کو جلا کلسا رہی تھی۔ اوہ، تو کیا دیکھا تم نے؟ کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف جاتے جاتے موڑ آیا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا صبح صبح اسے منہ لگانے کو، پھر بھی جواب لینا ضروری تھا۔ جو تم دکھانا چاہ رہے تھے، بلکہ خاص طور پر فریحہ، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ اون کی آنکھوں میں ترشی سے ابھر آئی تھی۔ فریحہ کا کیا ذکر؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی فریحہ کا نام لیتے ہوئے؟ تمہیں شرم آئی فریحہ کو موتیے کی کلیاں دیتے ہوئے اتنے رومانٹک ہو رہے تھے؟ میرے ساتھ تو کبھی رومانس نہیں کیا۔ غصے کی انتہا پہ الٹا سیدھا بولنے لگی تھی، یوں کہ اون کے غصے کا گراف کچھ اور بڑھ گیا تھا، پھر اچانک پارا چڑھتے چڑھتے نیچے آ گیا۔ پہلے تو اس نے ماہروں کے الفاظ پہ غور کیا تھا، پھر بلند آواز میں لاحول پڑھا۔ اوہ، تو تمہیں رومانس چاہیے؟ لہجہ بھر میں ہی اس کی تیوریوں کے سارے بل کھل گئے تھے، بھویں نارمل ہوئیں۔ غصے کا گراف گرتا گرتا بالکل ختم ہو گیا تھا۔
पहली मर्तबा माहरो को यूँ लगा था जैसे ऑन ने इसकी बात को एंजॉय किया है। मैंने ही कब कहा, मैं तो। माहरो गड़बड़ा गई थी। ऑन ने बेसाख्ता इसकी बात काट दी। वो इसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। मुकरने की कोशिश ना करो। मैं तुम्हारे अल्फाज दोहरा भी सकता हूँ। वो भी ऑन अब्बास था, अपने नाम का एक ही नुक्ते और लफ्ज़ तक पकड़ लेता था। माहरो को तो अंदाज़ा ही नहीं था किस टेढ़े बंदे के साथ इसका पाला पड़ा है। और तो मेरे अल्फाज को मत पकड़ो, जुमले के पहले हिस्से पर गौर करो। माहरो भी मौका गंवाती नहीं थी, फ़ौरन जिता कर बोली, तुम फरीहा के साथ इतने रोमांटिक किस खुशी में हो रहे थे? इसके दोबारा दोहराने पर ऑन का मूड फिर से बिगड़ गया। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। क्यों जवाब नहीं दोगे? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। माहरो का अज़ली गुस्सा और एतमाद ओद आया था। हालांकि इसने सोच रखा था वो ऑन से कभी लंबी बहस में नहीं पड़ेगी, मगर सुबह सवेरे के इस मंजर ने इसके अंदर आग भर दी थी। वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नाम निहात ऑन ने इसकी औकात याद दिलाई। ज़बरदस्ती की बीवी, चाहे जो भी समझ लो, दुनिया वालों की नज़र में तो हूँ। माहरो ने अपनी बात पे जोर देकर कहा, तुम्हारी बीवी। तो फिर दुनिया वालों की नज़र में ही रहो, मुझसे क्या पूछती हो? इन्हीं से सवाल करो जिनकी नज़र में तुम मेरी बीवी हो। इसने इत्मीनान से बालों में हाथ फेरे थे, जैसे माहरो को जलाकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। इसे तो अंदाज़ा ही नहीं था माहरो को इस अंदाज में टॉर्चर करने का अलग ही मज़ा था। इसे अजियत देने के नए नए तरीके तो अब सामने आ रहे थे। तुम बात को घुमाओ मत, मैं फरीहा की बात कर रही हूँ। माहरो ने चिढ़कर सोफे के कुशन उठा उठा कर नीचे मारे थे। वो अपना गुस्सा किसी तरह से बाहर निकालना चाहती थी। तब वाशरूम की तरफ बढ़ता ऑन इसकी तरफ देखे बगैर इंतहाई सर्द लहजे में बोलता अंदर चला गया। फरीहा का नाम भी मत लो। इसकी आवाज़ धीमी मगर लहजा बर्फ़ की तरह से ठंडा था। माहरो के तकिया दबोचते हाथ लम्हा भर के लिए रुके थे। फिर इसने तकिया उठाकर गुस्से के आलम में वाशरूम के दरवाजे पर दे मारा था। और फिर नामुवाफिक हवाओं की ऐसी पवन चली कि रुकी ही ना। दोनों दिनों और हफ्तों में एक मरतबा फिर फरीहा का तोती बोलने लगा था। हर जगह फरीहा फरीहा होने लगी। हर काम के लिए फरीहा को आवाज़ दी जाती और फरीहा भी बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाती थी। हर एक के लिए हर दम तैयार, हर एक की खिदमत के लिए कमर बस्ता, जैसे सारे ज़माने के काम इसी के ज़िम्मे हों। घर वालों ने फरीहा को नॉर्मल कंडीशन में देखा तो अंदर ही अंदर मुतमईन हो गए थे। एक मरतबा फिर घर के हालात मामूल पर आ चुके थे। और फिर फरीहा के मिजाज भी, वो सबके साथ नॉर्मल हो गई। हंसती खेलती मुस्कुराती, महफिल में हिस्सा लेती। और एक ना रुकने वाली रूटीन लाइफ की शुरुआत ने हर एक को खासा मसरूफ़ कर दिया था। फिर भी रात को दीवान आम में लंबी महफिल सजती थी। कह कहे, हंसी, बैतबाजी, शुगल और हंगामा। फरीहा को छोड़कर माहरो के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे, बस फरीहा और इसकी अम्मी के अलावा। ये दोनों माहरो को घास नहीं डालती थी। माहरो भी चूँकि घास चढ़ती नहीं थी इसलिए उनकी परवाह भी नहीं करती थी। वो जैसे मर्जी रहती इसकी बला से, लेकिन ये कहने की हद तक आसान था। वह तब तक ही लापरवाह रह सकी थी जब तक फरीहा अपने ताया ताई और कज़न्स तक महदूद थी। जब इसके अनायात का दायरा कुछ और फैल कर बढ़ा तब माहरो के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो थी हमा वक्त हर एक की खिदमत के लिए तैयार। कभी ताया की आवाज़ पड़ती, फरी कड़क सी चाय लाओ और अपने हाथ से बनाई हुई, मज़ा आ जाए। और फरीहा साहिबा किसी जिन की तरह फटाफट मज़ेदार किस्म की चाय ले आई थी। ऐसी खुशबूदार के हलक से महक तक आने लगती। लाख अदावत के बावजूद माहरो को तस्लीम करना ही पड़ा था कि फरीहा के हाथ में बहुत जायका था। गो के खाना सना और मरियम भी बहुत अच्छा पकाती थी, मगर जिस दिन फरीहा कुकिंग करती उस दिन घर का कोई भी मर्द 3 टाइम का खाना मिस नहीं करता था और बाहर के खाने से ज़्यादा घर के खाने को तरजीह देता, क्योंकि सही मायनों में फरीहा के हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाट लेने को दिल करता था। फिर माहरो को अंदाज़ा हुआ था कि फरीहा पे घर की बहुत जिम्मेदारियां थी जो इसने बखुशी उठा रखी थी। इसकी अम्मी अब्बा का काम इतना होता नहीं था, ज़्यादा फैलावा ताया ताई का होता और फरीहा भी ज़्यादा वक्त इन्हीं के साथ बिताती, जिसमें बहुत से ताई के काम निपटा देती। सफाई सुथराई से लेकर धुलाई पकवाई सारे काम फरीहा के ज़िम्मे थे। गो के खाना पकाने से लेकर दीगर कामों तक बारियां बनी हुई थी। हर काम बारी से होता। सना, मरियम और फरीहा हर रोज़ बारी से कुकिंग करती थी। जिस दिन फरीहा की बारी कुकिंग की होती थी उस दिन मरियम सफाई करती, सना मशीन लगाती।
जिस दिन सना की बारी कुकिंग की होती उस दिन भी बाकी काम मरियम और फरीहा में तकसीम हो जाते थे, क्योंकि नौकर का इस घर में रिवाज नहीं था और नौकरानी इसलिए नहीं रखी जाती थी कि घर की बातें बाहर नौकरों के ज़रिए निकलती थीं। सताया को पसंद नहीं था घर में कोई मुलाजमा रखी जाए, चूँकि घर के मस्तूरात काफ़ी एक्टिव थी, इसीलिए कामों का कभी मसला नहीं हुआ था। ऊपर से फरीहा जैसी चुस्त और सुघड़ लड़की के होते प्रॉब्लम क्या थी? वो ताया कि घर का हर काम अपना समझ के करती थी। क्योंकि एक जगह रिहाइश थी, सो सफाई तक इकट्ठी हो जाती और ऊपर के काम फरीहा के ज़िम्मे थे। सना और मरियम अपने अपने शौहरों का काम एहसन तरीके से अंजाम दे लेती थी। ताई के बाकी बेटों का हर काम फरीहा के कंधों पर था। औन, आशिर, यासिर, आमिर के कपड़ों की धुलाई, उनके कमरे की सफाई, कपड़ों को इस्त्री करना, अलमारियों में पहुंचाना, ये सब काम फरीहा करती थी। कायनात के ऊपर अभी कोई बोझ नहीं था और ना फरीहा कायनात को किसी काम के लिए बुलवाने देती थी, वो खुद जो आगे आगे थी। यहाँ तक कि इसकी खिदमत को देखकर ताया ये तक कहने पर मजबूर हो जाते, औन मेरी फरीहा के काबिल ही नहीं था। इसके लिए तो मैंने कुछ और सोचा था। और जब वो फरीहा के सर पे हाथ रख कर ये अल्फाज दोहराते तब वो तकलीफ़ की शिद्दत से आंखें मींच लेती थी। आपको क्या खबर ताया, औन ही तो मेरे काबिल था, मुझे किसी और की चाह नहीं थी। फरीहा के अंदर तक अजियत का जहर भर जाता था और वह दांत पीस के होंठ चबा चबा कर माहरों को देखती और घूरती थी। कभी कभी माहरों नेल फाइल करती, मैगज़ीन देखती, फैशन शो एंजॉय करती, इसकी नज़रों से सख्त खौफ भी हो जाती थी। उफ़, कैसी तीखी नज़रें हैं। पहले तो ऐसे नहीं देखती थी। माहरों घबरा सी जाती थी। इसे ही पता होना चाहिए था कि पहले हालात ऐसे नहीं थे, ना वो इसकी जगह यहाँ मौजूद थी, न तब इसने फरीहा की शादी तोड़वाई थी। यूं ही फरीहा ने एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन इस घर में, बल्कि अपने ही घर में मजबूत कर ली थी। जिस तरह शादी टूटने से पहले मुस्तहकम थी, अब भी सुबह सुबह फरीहा के नाम की पुकार कानों में पड़ती तो दिल चाहता कानों में रुई ठूंस ले, तकिया सर के ऊपर रख ले, मुँह किसी गद्दे में घुसा ले। यासिर, आशिर, आमिर चीख चीख कर फरीहा को सुबह सुबह आवाज़ लगाते, फरीहा मेरी टाई, फरीहा मेरा बैग, फरीहा मेरी बुक्स। फिर जब इन आवाज़ों में एक और आवाज़ भी शामिल होने लगी तब सही मायनों में माहरों की आंखें खुल गई थीं, दिमाग तेज़ हुआ था और हाथों पैरों में हरकत आ गई थी। वो जो घर के हर काम, हर मसरूफियत, हर किस्म के मामूलात से अलग थलग थी, एकदम चौंक सी गई। गो कि औन की अम्मी खुद इसे हर काम से दूर रखती थी, लेकिन माहरों को लग रहा था ये दूरी किसी लंबी दूरी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि फरीहा ने हर एक की रूटीन पे अपने नाम का सिक्का जमा लिया था। फिर जॉब छोड़कर तो इसने ताया और ताया ज़ात औन का दिल जीत लिया था। वो आते जाते कई मरतबा जिताता, खुश भी होता और फरीहा इसकी तवज्जो पाकर खिल खिल के गुलाब हो जाती थी। और तब माहरों का दिल जल जल के खाक हो जाता। ऐसी कई तरह की इंतहाई काबिल एतराज़ माहरों की निगाह में सूरत हाल पे माहरों अपने सब्र और बर्दाश्त की हद क्रॉस करके औन से लंबी लंबी लड़ाइयाँ कर चुकी थी, और बजाय औन वजाहत देने के, शर्मिंदा होने के, उल्टा शेर बनकर इसे दहाड़ता और भिगो भिगो कर मारता। बकौल तुम्हारे डैड के मैं तो हो ही बुरा, बदनाम, सो मुझे अपनी खूबियों पे बड़ा नाज है, और ये अल्फाज मेरे लिए एजाज़ हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, तुम जो मर्ज़ी कहो। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊँगी। ज़िद होकर चिढ़ कर इसे धमकाती थी, बड़े शौक़ से। ऑलरेडी मुझे कमीना कहते हैं। औन को जैसे परवाह ही नहीं थी। फरीहा ने इसे मुंह क्या लगा लिया था, वो पहले वाला सारा गुस्सा, लड़ाई, गैज़, नाराज़गी सब कुछ भूल भाल के महज तंज के तीर चलाता, इसे जलाता, किलसाता, ताने मारता, सबके सामने जलील करता था। और ये तो माहरों को बहुत बाद में पता चला था। शादी के अव्वलीन दिनों को गैज़, गज़ब, दुख, गुस्सा महज फरीहा के समझाने, बुझाने, ब्रेन वॉशिंग करने के बाद ज़रा हल्का पड़ गया था, क्योंकि किसी और की बात समझता या ना समझता, फरीहा की बात ज़रूर समझ लेता था, मान भी लेता था और अमल भी कर लेता था। अभी तो इसे यही खुमारी बहुत थी कि फरीहा ने इसे नाकदर जुर्म की सज़ा नहीं दी थी, इस पे एतबार किया था, इसका एतमाद बहाल किया था, और वह एक मरतबा फिर अपने घर वालों के सामने गर्दन तान के चल सकता था। जो काम दिमाग कर सकता था, इसके लिए हथियार की ज़रूरत नहीं होती थी, और जो काम जहन कर सकता था, जहानत कर सकती थी, इसके लिए हुस्न की कतन ज़रूरत नहीं थी।
सब फरीहा ने अपनी जहानत से वो काम कर लिया था जो महरों का शोला बयां ज़ोफ़िशां हुस्न भी नहीं कर सका। फरीहा ने बड़े तरीके से, अक्लमंदी से, समझदारी से ओन के गिर्द अपना हिसार खींच लिया था। ऐसा हिसार जो आम लोगों को कभी दिखाई ना देता और शायद महरों को भी कभी दिखाई ना देता अगर इसे सना मुतवज्जा ना करती। वरना महरों में ऐसी समझ बूझ हरगिज़ नहीं थी, अपनी अकल से वो काम नहीं लेती थी और समझदारी इसमें सिरे से थी ही नहीं। ओन के मामूलात और ज़िंदगी पे फरीहा की बढ़ती हुई इजारादारी को देखकर कोई और चौंकता या ना चौंकता, सना ज़रूर चौंक गई थी, क्योंकि इस सवेर भी महरो अभी अपनी रूटीन के मुताबिक घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब सना इसके रूम में आई। गो कि वो इतनी सुबह कभी इसके कमरे में नहीं आई थी, लेकिन उस दिन अलग बात थी। फिर सना को महरो की नींद तोड़ते हुए दांतों पसीना आ गया था। ऐसी ढीठ नींद इसने उम्र भर किसी की नहीं देखी थी। वाकई इसे ऑन की बात पे यकीन आ गया था जो वो अम्मी को ऊंची आवाज़ में बता रहा था। इसे जगा लेने का कारनामा सरंजाम देने वाला अवार्ड का हकदार है। इस ढीठ की ढीठों जैसी नींद है और अभी सना को वाकई ऑन के तबसरे पे यकीन आ गया। जब वो इसको जगाने में नाकाम होगी तब इसके बचते सेल को उठाना पड़ा था। माहम कॉलिंग लिखा आ रहा था। सना ने कॉल पिक कर ली थी। फिर हाल अहवाल पूछकर इसने महरों का पूछा। सना की परेशानी को सुनकर माहम बेसाख्ता हंस पड़ी थी। फिर इसने महरों को जगाने वाला ट्रिक बता दिया था, जिसे अप्लाई करते ही महरों बेसाख्ता उठ गई थी। इसके पैरों पे ठंडा पानी डालने की देर थी, वो स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी थी। फिर जैसे ही हवास ठिकाने पर आए, सना ने मज़ीद इसके तबक रोशन किए थे। उठो और बाहर आओ, अपने शौहर को नाश्ता करवाओ, फिर किसी मुहिम पे निकलने वाला है। और अब्बू को सख्त गुस्सा था क्योंकि ऑन आजकल प्लाजा बिल्कुल नहीं जा रहा था। सना ने ढके छुपे लफ्ज़ों में इसे और भी तफसीलात बताई थी, जिन्हें वो बासानी समझकर उठ खड़ी हुई थी, बिल्कुल सीधी, परेशान और कुछ कुछ घबराई। ऑन कहाँ जाता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम इसकी बीवी हो, सना ने इसे घुरक कर कहा। लेकिन मुझे नहीं पता, वो घबराई थी। तो फिर फरीहा से पूछ लो, इसे तो पूरी खबर होगी, सना ने तंज किया। वो फरीहा को बताता है, मुझे नहीं। उदास हुई थी। सना ने जैसे सर पीट लिया। और ये तुम्हारी कमज़ोरी है। फिर मैं क्या करूं? महरो हवन्नक सी हो गई थी। एक बीवी को क्या करना चाहिए? सना ने तीखी नज़रों से इसे देखा था, तब वो थोड़ा झेंप कर मुस्कुराई थी। मुझे नहीं पता, पहला तजर्बा है। और हमारे तो चौथे चौथे तजर्बे हैं ना घामड़। मोहब्बत कर ली, इसे संभालना ना आया। सना ने इसकी अच्छी खासी क्लास ले ली थी। तो फिर मैं क्या करूं? महरो को कोई मुखलिसाना मशवरा चाहती थी और सना ने इसे बड़े काम के अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजा था, जिसमें शौहर को समझाना, मोहब्बत से घायल करना, इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के बहुत से तरीके थे। महरो ने एक एक बात समझ ली थी, लेकिन लुभाने, घायल करने की नौबत आने से पहले ही ऑन ने इसकी लंबी सी क्लास लगाई, जिसमें इसे हड हराम, कामचोर, काहिल, सुस्त और न जाने क्या क्या कहा गया था। ऑन ने अपनी अम्मी से कहा, आप इसको किचन में घुसाएं, खाना पकवाएं, काम से लगाएं इसे। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो मैं बहुत अच्छी तरह से काम करवाना जानता हूँ। ये महारानी पलंग तोड़ तोड़ कर नहीं थकती और इसके हिस्से वाले काम फरीहा को करने पड़ते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। इस वक्त फरीहा भी वहाँ मौजूद थी। इसने फ़ौरन भर्राई आवाज़ में सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? क्या मैं पहले तुम्हारे आशिर यासिर के काम नहीं करती थी? इसकी जज्बाती ब्लैकमेलिंग ने ऑन और ताई को शर्मिंदा कर दिया था। मेरी बात का ये मतलब नहीं। ऑन गड़बड़ा क्या? मतलब जो भी हो, क्या मेरा हक तुम पे ख़त्म हो क्या? वो रोती रही थी। ताई और ऑन घबराते रहे। हरगिज़ नहीं, ऑन ने बौखला कर कहा। तो फिर मुझे मत रोको, मुझे तुम्हारा बाकी सबका काम करके दिली सुकून मिलता है। फरीहा के सों सों करते लहजे पे महरो को इसकी ड्रामेबाजी, एक्टिंग पे यकीन आ गया। क्या पता वो ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए काम करती हो। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे काम का क्या बना? ऑन के सामने खाने की ट्रे रखते हुए फरीहा ने बड़ी मुलायमत और किसी हद तक तफक्कुर से पूछा था। पिछले एक हफ्ते से वो प्लाजा नहीं जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था सिर्फ फरीहा को पता था। घर में कोई और नहीं जानता था और ना ही ऑन ने किसी और को बताया था। वो पहले की तरह बस फरीहा तक महदूद हो चुका था। ताया भी ऑन के ना आने पर शदीद गुस्से में थे और इसी बात पे घर में खूब लड़ाई हो रही थी। ताया ने ऐलान कर दिया था,
तुमने अपने हिस्से का काम ना किया तो एक धेला भी नहीं दूंगा। जो काम करेगा वही पैसे लेगा। तब ऑन ने इन्हें बड़े ठोस अंदाज में बताया, तो ना दें, मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। इस वक्त आया और ऑन की फिर लड़ाई हुई थी, और जो बढ़ते बढ़ते इस नौबत तक भी ले गई थी जिस तक फरीहा का तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन इससे पहले यूँ हुआ, फरीहा बड़ी बेचैनी से ऑन की जॉब का इंतज़ार कर रही थी। वो रोज़ाना जाता, रोज़ाना नाकाम लौटता था, लेकिन इस दिन ऑन का चमकता चेहरा इसकी कामयाबी का पैगाम दे रहा था। वो बहुत खुश था और अपनी खुशी सबसे पहले फरीहा तक पहुंचा रहा था। सबसे पहले फरीहा को बता रहा था, जॉब मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई, मेरी तवक्को से भी बढ़ के। ऑन ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा था, देख लो मेरी दुआओं का नतीजा। फरीहा यहाँ भी क्रेडिट लिए बगैर नहीं रह सकी थी। ऑन ने भी इसे पूरा क्रेडिट दे दिया था। ऑफ कोर्स वो मुस्कुरा दिया था, और इस दिन ऑन ने बड़ी ही रग़बत से खाना खाया। हाल के दरवाजे में अचानक आती महरो ठिठक गई थी। ऑन की मुस्कुराहट और फरीहा के फिदवियाना अंदाज इसके अंदर जलापा सुलगा गए थे। इसका दिमाग जैसे घूम गया था। वो उल्टे कदमों भागती वापस चली गई थी, और इसके दिमाग में सोचों के झक्कड़ चल रहे थे। ये फरीहा भी ना हर जगह, हर वक्त, हर लम्हे, क्या ये ऑन को फिर से तो नहीं लुभा रही? शक का काटदार नाग फन फैलाता आया था, और महरो को पूरी शिद्दत के साथ डस गया। वो जैसे नीलो नील हो गई थी। इसे क्या करना चाहिए था? इसे फरीहा को कैसे रोकना चाहिए? सुबह तक वो पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। अगली सुबह अलार्म ने नहीं बल्कि सना ने इसे पानी के ठंडे छींटों वाले हरबे से जगा लिया था। फिर इशारे से इसे बाहर खींच कर ले आई। ऑन बराबर ही बेड पे सो रहा था, क्योंकि वो सोफे से बेड पे मुंतकिल हो चुका था। महरो आंखें मसलती सना के साथ ही किचन में आ गई थी। किचन में गर्मा गर्म नाश्ता तैयारी के आखिरी मराहिल में था। चने पक चुके थे, पराठे बेलने थे, ऑमलेट का अमेज़ा भी बना हुआ था। रात को महरो के रोने धोने से मुतासिर होकर सना ने बड़ी अच्छी सी तजवीज़ दी थी, जो महरो को भी पसंद आ गई। चूँकि पकाना तो इसे आता नहीं था, अलबत्ता वो सर्व ज़रूर कर सकती थी। सना ने इसे यही कहा था कि वो एहतियात से सर्व करे और ऑन को खाने पे मजबूर भी करे। कुछ ही देर में चने भी तैयार हो गए थे। महरो ने इन्हें शीशे की रकाबी में डाल लिया था। सना पराठे तल रही थी और साथ साथ महरो को समझा रही थी, अब लग रही हो ऑन की बीवी, जब तक बीवी बनकर नहीं दिखाओगी वो तुम्हें बीवी नहीं समझेगा। सना की हर नसीहत महरो ध्यान से सुनती थी, और अब अमल करने का भी पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि अब इसे लग रहा था कि नाव किसी भी लम्हे तूफ़ानी मौजों की जद में आकर गर्क हो सकती थी। फरीहा का ऑन की तरफ बढ़ता हिसार और ऑन का नज़र आता चौंकाता इल्तफ़ात महरो का दिल बुरी तरह से धड़का गया था। वो समझ गई थी कि इसे हाथ पैर हिला लेने चाहिए। इसके लिए वो क्या कर सकती थी? वही कुछ जो फरीहा कर रही थी, और जिससे फरीहा ने घर के एक एक फ़र्द को मुतासिर करने के साथ साथ ऑन को भी बांध रखा था। ऑन को सुघड़ापा पसंद था। महरो ने सुघड़ बनने का अहद कर लिया था। काम मुश्किल था, लेकिन इतना भी नहीं। और जब इंसान कुछ भी करने का इरादा कर लेता था, फिर तो कोई रुकावट ना दिखती। और इस वक्त सना एक अच्छी सी ट्रे सजाकर इसे रूम की तरफ भेज रही थी। ट्रे में ऑन का मनपसंद नाश्ता सजा था, चने, पराठे और चीज़ ऑमलेट। महरो जब कमरे में आई तो ऑन न सिर्फ उठ चुका था बल्कि जॉब पे जाने के लिए तैयार भी हो चुका था। अब यकीनन वो नाश्ता करने बाहर जाता, लेकिन आज कुछ अनोखा हो गया था। ऑन का नाश्ता कमरे में आ गया। वो नाश्ते को देखकर तो नहीं, अलबत्ता लाने वाली को देखकर ऐसा दंग हुआ कि क्या ही कहने। इसका मुंह भी थोड़ा खुल गया। फिर इसने कहा, ओ मेरे अल्लाह, मेरे मैदे पे रहम करना, जैसे अल्फाज कहकर महरो को ज़रा खफा कर दिया था। बहुत अच्छा नाश्ता लाई हूँ। इसने ट्रे सेंटर टेबल पे रख दी थी। ऑन ने खड़े खड़े ट्रे पे निगाह डाली। अच्छा, तो रोमांस के हसूल की खातिर अब ये हरबे आजमाए जाएंगे। इसने बड़ी मासूमियत से पिछली बात का हवाला देकर तंज किया था। बड़ा लतीफ़ सा तंज था, ऐसा दिल जलाने वाला लहजा नहीं था। महरो ने लंबी सी जमाई को बमुश्किल ऑन के सामने रोका था। फिर ज़रा खफगी से कहा, अगर रकीब ये काम कर सकते हैं इल्तफ़ात के हसूल के लिए, तो फिर मैं क्यों ना करूं? ऑन इसके जवाब पे बड़ा मुतासिर होता दिखाई दिया था, जैसे महरो से ऐसी किसी जवाब की तवक्को रखता था। अच्छा, तो अब रकीबों का मुकाबला करोगी? फिर भी वैसा बन नहीं सकोगी। इसने फिर से महरो को किलसाना चाहा। मैं वैसा बनना भी नहीं चाहती, मेरी अलग पहचान है। महरो ने खासे ज़ब्त का मुजाहरा किया था। वो सुबह सुबह लड़ाई का मूड नहीं रखती थी।
पहचान तो बहुत है, अभी ख़ानदान की किसी शादी में चली जाओ, लोग उंगलियां उठा उठा कर इशारे करेंगे, अरे ये वही थी ओन की महबूबा, इसकी आशिक। ओन के लहजे में तलखी भरती चली गई थी। महरो का चेहरा सुर्ख हो गया था। मेरी तरह के लोग भी कोई कोई होते हैं, इसने बिखरते एतमाद को बमुश्किल बहाल करते हुए कहा। ओन के लबों पे तंज़ या हंसी फैल गई थी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं, तुम अपनी तर्ज का पहला और आखिरी पीस हो, और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हारे नसीब में आ गई। महरो ने बड़े ही अंदाज में जिताया था, जैसे वो ओन को ना मिलती बेचारे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला रह जाता। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में। ओन मसनूई किस्म का मुतासिर हुआ था। बिल्कुल ठीक फहमी है, इसे खुद आगाही कहते हैं। महरो ने इसकी मालूमात में इजाफा किया था। बाय द वे, इस तरद्दुद की क्या ज़रूरत थी? इसका इशारा ट्रे की तरफ था। महरो ने कंधे उचकाए, ये मेरा फ़र्ज़ था। बड़ी जल्दी फ़राइज़ याद आ गए। ओन ने नाक भों चढ़ा के ट्रे का जायज़ा लिया था। गर्मा गर्म चने, गोल खस्ता, बलदार पराठे, चीज़ आमलेट। लगता नहीं था किसी के अनाड़ी हाथों की मेहनत है। इधर वो ट्रे का पोस्टमार्टम कर रहा था, उधर महरो ने बड़ी ही अंदाज में सोचते हुए गहरा काट डाल तंज किया। यूँ कि पहली मर्तबा महरो को लगा था ओन लाजवाब हो गया। इसने खासी जारहाना लहजे में कहा, और तुम्हें हकूक़ अब भी याद ना है? तीर कमान से निकल चुका था। बात कर लेने के बाद इसे ख्याल गुजरा, इसने कौन सी बात कर दी है, क्योंकि ओन ने ऐसे आंखें फाड़ कर इसे देखा था जैसे महरो से ऐसी बर्जस्तगी की तवक्को ना हो। अब वो यहाँ से भागने के लिए पर तोल रही थी। जो ही उल्टे कदमों इसने पलटना चाहा था, पीछे से ओन की आवाज़ आई, एनीवे, मैं तुम्हारी इस काविश को रायगा नहीं करूँगा। नाश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं। अगर उठाकर मेरे तक लाने का क्रेडिट लेना चाहती हो तो बखुशी ले सकती हो। ओन लम्हे भर के लिए तंज करते करते रुका। और ये भी, जब सना तुम्हारी ढीठ नींद को तोड़ने के लिए ठंडा पानी डाल रही थी और तुम स्प्रिंग की तरह उछल कर इसके साथ चली गई थी, मैं तभी समझ गया था तुम किसी साजिश के लिए जा रही हो, क्योंकि साजिशों में वाकई तुम्हारी टक्कर का दूसरा कोई नहीं। इसने हकूक़ और फ़राइज़ वाली बात को गोल करके महरो पे चढ़ाई कर दी थी, और महरो पे जैसे घड़ों पानी पड़ गया था। खामखा दरवाजे पे गुस्सा उतारती, ज़ोरदार धमाके से बंद करती, बाहर निकलते ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी, चालाक ना हो तो। और जब फरीहा नाश्ता बना के राहदारी तक पहुंची और अपने मखसूस लहजे में, ओन, आशिर, यासिर, नाश्ता कर लो, कहा तो दाखिली दरवाजे से ऑफिस के लिए बाहर निकलता ओन ठिठक के रुक गया था। फिर कुछ सोचकर पलट आया था। इखलाक का तकाजा था कि फरीहा को बता कर जाता। आज इसने ज़रा टाइम से पहले ही नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आज इसने थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचना था। और ये तो न जाने महरो को क्या ख्याल आया था जो सना से नाश्ता बनवा लाई थी, वरना वो आज शायद भूखा ही ऑफिस जाता, क्योंकि फरीहा तो अपने टाइम पे नाश्ते के लिए आती थी। इसे अंदाज़ा होता था किसने किस वक्त पे जाना होता है। ओन को लश पश देख कर फरीहा हैरान रह गई। तुम जल्दी जा रहे हो, वो भी नाश्ते किए बगैर? इसका तफक्कुर काबिल दीद था, और जब महरो भागम भाग ओन को खुदाफिज कहने के लिए पहुँच तक जाना चाहती थी, उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए रुक गई थी। थोड़ा ओट में होकर इसने कान लगा लिए थे। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ओन ने मुस्कुरा कर बताया था। इस कमीनी के लिए ओन के पास हंसी का पूरा ख़जाना महफूज था। महरो को बेपनाह जलन हुई थी। मेरे लिए तो मुरव्वतन भी नहीं मुस्कुराता। किसने कराया? फरीहा की आंखें खुल गई थी। धचका भी बड़ा शदीद किस्म का था। महरो का नाम लेते लेते लम्हा भर के लिए रुक गया था। वो भी दिल ही दिल में खुश हुई थी, अभी वो इसका नाम लेगा और फरीहा जल भुन के कोयला हो जाएगी। फिर खुद ब खुद अक्लमंद हुई तो हट जाएगी। सना ने बना दिया था। ओन के बताने पर फरीहा ने लम्हा भर के लिए भवें सुकेड़ी थी, फिर ज़रा सा मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना, बाहर से कुछ मत खाना, मैं अचारी बिरयानी बनाऊंगी। ओन को याद दहानी करवा के वो मुस्कुराती दाखिली दरवाजे तक इसे छोड़ने के लिए चली गई थी, जबकि महरो वहीं ओट में लम्हा भर के लिए फ्रीज़ हो गई। इसे रह रह कर ओन के अल्फाज पे ताव चढ़ रहा था। सना ने बना दिया था। वो ओन के लहजे की नकल उतारती शदीद गुस्से का शिकार थी। मेरा नाम लेते हुए मौत आती थी, या फिर महारानी की नाराज़गी का खदशा होगा। मर मरा के तो सुलह हुई थी, सोचता होगा शहजादी साहिबा फिर ना नाराज़ हो जाए। फरीहा तो सोग में ही बेहतर थी। सोग से निकल कर मुझे सोगवार करने की ठान रखी है। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती तन फन करती अपने कमरे में चली गई थी।
शाम तक महरो का सुबह वाला गुस्सा उतर चुका था। वो एक लंबी मीठी पुरसुकून नींद लेकर उठी और ठंडे पानी से बाथ लेकर फ्रेश हो गई थी। माहम की फ़ोन कॉल आ गई थी। वो इसे हट जाई, बेवफा और न जाने क्या क्या लक़ब देती गालियों से नवाज रही थी। माहम को गुस्सा था, इसने कॉल तक करना गवारा नहीं की थी। अब वो माहम को क्या बताती। वो ऑन के प्यार में गुमशुदा हरगिज़ नहीं थी, बल्कि ऑन को फरीहा की चुंगल से आज़ाद करवाने में डैडी तक से लापरवाह हो चुकी थी। माहम को अंदरूनी सूरत हाल से आगाह किए बगैर इसने मसरूफियात का फजूल सा रोना रोकर कुछ देर मज़ीद बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था। खुदा हाफिज़ कहने से पहले इसने ये भी कहा था कि अगर ऑन मान गया तो वो आज ही चक्कर लगाएगी। अब वो वार्डरोब खोल के एक एक ड्रेस का जायज़ा ले रही थी। इसके बड़े खूबसूरत शिफॉन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी लटक रहे थे। कुछ सोच कर इसने डार्क ब्लू कलर का सूट निकाल लिया था और फिर शादी के बाद पहली मर्तबा वो भरपूर अंदाज में तैयार हुई थी। बहुत दफ़ा ऑन की अम्मी के कहने पर भी वो अफसरदा सा जवाब दे देती, क्या फ़ायदा अम्मी, जब किसी ने देखना ही नहीं। तब अम्मी इसे डपट कर खफकी से कहती, ऑन तो देखेगा, किसी और को दिखाने की ज़रूरत भी क्या है। वो शायद समझी नहीं थी, इसीलिए सादगी से बोली, अब महरो क्या वजाहत देती। क्या ऑन ही ने तो देखना नहीं था, बल्कि हो सकता है ऐन गुमान था। तंज के तीर चलाने लगता, बन संवर के किसे दिखाना चाहती हो, मुझसे उम्मीद मत रखना। फजूल में झूठी तारीफ़ें नहीं कर सकता। ऑन से ऐसे अल्फाज की तवक्को थी, फिर वो क्यों इतना तरद्दुद करती। घर में कुर्ते टाइट्स पहनती थी, गले में स्टोल वगैरह लटका लेती जो अक्सर कंधों से फिसलता हुआ ज़मीन को सलामी दे रहा होता था। ऑन को इसकी हर किस्म की ड्रेसिंग पे एतराज़ रहता था। वो इसके किसी भी लिबास को शरीफाना लिबास ना समझता था। ये और बात थी कि अम्मी के सामने टोकता नहीं था और ना आजकल अब्बू के सामने महरो से झगड़ा कर रहा था। न इसे बुरा भला कहता था, ना दोबारा तलाक लेने पे मजबूर किया था और ना ही तलाक देने की धमकी दी थी। इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो सुधर गया था या इसने महरो को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था या वो अपनी तौहीन और ज़िल्लत को भूल चुका था। ना इसे कंप्रोमाइज़ करने का सलीका आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे एक एक बात याद थी, ना वो भूल सकता था ना ही भुला सकता था। वो महज वक्त की करवट के इंतज़ार में था। इस दिन महरो ने अचानक ऑन और फरीहा की बातें सुन ली थीं। तब वो एक कतार में रखे गमलों से गेंदे के फूल तोड़कर अंदर आ रही थी, जब ऑन और फरीहा बरामदे में बैठे दिखाई दिए थे। महरो भी दबे कदमों चलती बरामदे के पिलर की ओट में खड़ी हो गई थी। फिर इसने तिरछी नज़र से ज़रा आगे होकर देखा। फरीहा अपनी ज़हीन नज़रों को ऑन पे जमा के बैठी थी। इसके हाथ में ऑन की शर्ट थी जिसके बटन टाँक रही थी और ऑन शायद शर्ट लेने के इंतज़ार में बैठा था। फिर वो ऑन से अचानक मुखातिब हुई थी, तुमने क्या सोचा है ऑन? जाने वो किस सोच के मुतालिक बात कर रही थी। महरो को खुद बोध हुई। ऑन ने भी इसका सवाल समझ लिया था, इसलिए कुछ सोच कर बोला, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, थोड़े इंतज़ार के बाद देखना मैं करता क्या हूँ। इसके इरादे खासे ख़तरनाक लगते थे। महरो का दिल ज़रा सहम गया और जो मेरा तमाशा लगाया गया। फरीहा की आंखें सुर्ख होकर बहने लगीं। ज़हीन आँखों को राम करने के सारे गुर आते थे। मैं तुम्हारा एक एक बदला लूँगा, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। ऑन का लहजा पथरीला हो गया। लेकिन मैं इसकी सूरत तक नहीं देख सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। फरीहा शिद्दत गम से चटक कर बोली, मेरा वादा रहा, 2 दिन बाद तुम्हें इसकी सूरत दिखाई नहीं देगी और तुम जानती हो मैं बात का कितना पक्का हूँ। ऑन के अगले अल्फाज ने महरो को चकरा देने पे मजबूर कर दिया था। वो पिलर का सहारा न लेती तो अचानक गिर पड़ती।